चलो दोस्तों, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर हो रहा है और इस मर्जर से जुड़ी हुई 8 इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, ये मर्जर एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर है और अगर आपके पास 100 शेयर है आईडीएफसी लिमिटेड के, तो आपको 155 शेयर मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे बहुत सारे यूट्यूब में कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो जैसे एक कमेंट है जिसका आंसर मैं बता रहा हूं। आप अगर आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो शेयर होल्डर है उनको क्या, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए। जैसे अभी देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का यहां पर मर्जर हुआ है, तो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एचडीएफसी बैंक का शेयर मिला है। 25 शेयर एचडीएफसी लिमिटेड के हैं तो 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के वहां पर मिले हैं। तो एचडीएफसी बैंक को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। यहां पर तो आईडीएफसी लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में टोटल मर्ज कर रही है, तो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं आईडीएफसी लिमिटेड के, उनको एक्चुअली में बैंक के शेयर मिलेंगे। अब यहां पर कहां कुछ कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, ये है जुलाई 4 का जो मार्केट प्राइस है वो मैं आपके सामने रखा हूं। तो देखिए, आईडीएफसी का जैसे हमने डिस्कस किया 100 शेयर है और ये 111.1 का अभी शेयर प्राइस है। ये आपको मैं लाइव भी दिखा देता हूं, 111.1। ये देखिए जुलाई 4 का शेयर प्राइस है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए 78.7 का आपको शेयर प्राइस कब है, ये जुलाई 4 को आपको देखने को मिल रहा है। अब कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखिए, अगर 100 शेयर है तो आपका टोटल खर्चा कितना आया, 11,110 रुपए का। और अगर 155 शेयर है, क्योंकि अब तो दोनों बराबर ही है, 155 शेयर अगर आप खरीद रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, शेयर प्राइस गिरा है 78.7, तो आपका टोटल खर्चा होगा 12,198.5। मतलब आईडीएफसी लिमिटेड का अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहां पर सस्ता अभी मिल रहा है। लेकिन देखिए, ये जो मर्जर है, ऐसा नहीं है कि उनकी रिकॉर्ड डेट अभी 2-4 दिन में ही आने वाली है। अभी बहुत सारे अप्रूवल्स होने वाले हैं, ये बहुत लंबा समय एक्चुअली में चलने वाला है। तो जुलाई 5 को अलग डेटा हो सकता है, जैसे जैसे ट्रेडिंग होगी अलग अलग डेटा होगा। अगस्त में अलग होगा, अक्टूबर में अलग होगा, नवंबर में, दिसंबर में अलग अलग डेटा यहां पर होते रहेंगे। कोई ऐसा भी टाइम आएगा, हो सकता है जब आईडीएफसी महंगा हो जाए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सस्ता हो जाए, या फिर दोनों ही बराबर हो जाए, दोनों ही आसपास ही यहां पर रहे, तो वो हमको अभी नहीं पता है। बट इस मोमेंट में जुलाई 4 का मैं सिर्फ बता रहा हूं, आईडीएफसी लिमिटेड यहां पर सस्ता यहां पर मिल रहा है। बट हमको लॉन्ग टर्म का देखना है और यहां पर हम डेट ऑफ मर्जर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक बाहर नहीं हुई है, ये टाइम यहां पर लग सकता है दोस्तों। अभी भी नेक्स्ट बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, कंपटीशन कमीशन, फिर एनसीएलटी, स्टॉक एक्सचेंजेस, फिर शेयर होल्डर्स के भी अप्रूवल्स। तो ये सब बहुत सारे अप्रूवल्स हैं। अभी बहुत रिसेंट में जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, पिछले 2022 में अप्रैल के महीने में ये मर्जर की न्यूज आई थी और अभी जुलाई में रिकॉर्ड डेट जो है वो आ रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग 15 महीने उनको लगे। तो इसीलिए 12 से 15 महीना तो एटलीस्ट उनके भी केस में ये लगा ही हुआ है। और किस हिसाब से स्मूथली अप्रूवल्स आते हैं उसके ऊपर भी है। तो इसीलिए ये बहुत रिसेंट में नहीं होने वाला है कि रिकॉर्ड डेट हम अगर एक्सपेक्ट करें कि सितंबर को आ जाएगी या फिर अगस्त को आ जाएगी या जुलाई को आ जाएगी। ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। बट यस, जितना जल्दी ये हो उतना ही अच्छा है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहां क्या बेनिफिट हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब कोई प्रोमोटर नहीं रहेंगे। अभी जो आईडीएफसी लिमिटेड थे लगभग 39-40% ओन करते थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। अभी कोई प्रोमोटर नहीं रहेंगे। और सिमिलरली वैसा ही हमको देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक के केस में। दूसरी चीज है, बुक वैल्यू जो है बैंक की, वो यहां पर इंक्रीज हो सकती है लगभग 5% के हिसाब से। और आईडीएफसी लिमिटेड है तो वो लगभग 600 करोड़ जो है कैश भी यहां पर लेके आने वाले हैं। तो वो भी आईडीएफसी बैंक जो फर्स्ट बैंक है उनके लिए यहां पर पॉजिटिव हो सकता है जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, शेयर होल्डर अगर आप हैं तो आपको कोई नए शेयर नहीं मिल रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो शेयर्स हैं जैसा था वैसे ही यहां पर रहने वाले हैं, जो मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूं। अब ये जो मर्जर की भी जो न्यूज है, ये कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है। बहुत दिनों से इस पर प्लान चल रहा है। इनफैक्ट एक आईडीएफसी म्यूचुअल फंड भी हुआ करता था, अब वो नहीं है, उसको बेच दिया गया है। किसने? आईडीएफसी लिमिटेड ने। तो आईडीएफसी लिमिटेड के जितने भी दूसरे फाइनेंशियल बिजनेस थे उनको उन्होंने धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दिया। और अभी आईडीएफसी लिमिटेड की आप बात करेंगे तो कोई भी वो फाइनेंशियल बिजनेस को वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उन्हीं को ही वो ओन कर रहे हैं। तो अभी मर्ज हो जाएगा तो आईडीएफसी लिमिटेड एक्चुअली में उनका कोई बहुत रोल फिर यहां पर रहने वाला नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को समझना, उनके बिजनेस को एनालाइज करना। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं।
25 जुलाई से मैं लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं इन्वेस्टिंग के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टिंग पे बिगिनर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को अगर आप सीखना चाहते हैं, किस तरीके से सही सेक्टर और स्टॉक को चुना जाए उसको समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे आसानी से एनालाइज किया जाए, अलग अलग सेक्टर जैसे बैंकिंग हो, आईटी सेक्टर हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों से एनालाइज किया जाए, इन सब के बारे में मैं क्लास लूंगा। टोटल 10 क्लासेस मैं यहां पर लेने वाला हूं। 25 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली है। टोटल 10 क्लासेस होने वाली है। अगस्त 15 तक यहां पर क्लासेस होंगी। लाइव Q&A भी यहां पर होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। अब IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में देखिए, जब भी हम बैंक को एनालाइज करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने का होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, क्योंकि बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए सस्ता पैसा होता है। तो ये लगभग 50% के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है और यही IDFC फर्स्ट बैंक का 11.4% था 4 साल पहले। तो ये बढ़ा है, पॉजिटिव है। दूसरी चीज है डिपॉजिट्स ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, और डिपॉजिट की जब हम बात कर रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर ये 47% डिपॉजिट ग्रो हुए हैं और अभी भी मैनेजमेंट का कहना है ये ग्रोथ होता रहेगा। आप देख सकते हैं 93,000 करोड़ के आसपास डिपॉजिट थे, वो 1,36,812 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट हो गए थे। देखिए अभी ये जो डिपॉजिट्स हैं कंपेयर टू HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या ICICI बैंक के कंपैरिजन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब IDFC फर्स्ट बैंक में बहुत सारे चिंताएं थी। इनफैक्ट नाम में ही आई जो नाम है उसी में ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पहले उन्होंने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन दी थी। उसका मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कोई एक बड़ा रोड बनाना है या बड़ा एक पावर प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी का एक जो पावर प्लांट है वो बनाना है, तो उसमें तो 1-2 हजार का खर्चा, करोड़ का खर्चा यहाँ पर हो जाता है। 2 लाख 10 लाख का तो वहां पर लोन देना नहीं होता है। तो कुछ NPAs हो गए हैं पिछले 8-10-15 साल में, हमको NPAs बहुत देखने को मिले। तो ये जो बुक थी उनकी 36%, मतलब 1/3 बुक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर थी, जो कि बहुत ही रिस्की भी हो रहा था। लेकिन वो अब धीरे धीरे करके 3% के आसपास ले आए और उन्होंने फोकस कहां पर किया, रिटेल पर। रिटेल मतलब आपको, हमको जो लोन चाहिए होती है। अब हम कौन सी लोन लेते हैं, हम हो सकता है होम लोन को ले सकते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी लोन ले, या फिर कार लोन की जो लोन है, पर्सनल लोन हम ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं। यहां पर उन्होंने अपना फोकस किया, वहां पर स्ट्रेटेजी किया। तो जब लेंडिंग बुक की बात कर रहे हैं, उन्होंने लोन देना शुरू किया कहां, रिटेल लोन्स पे, और वहां पर 24% का ग्रोथ किया। और कौन सी लोन को बिल्कुल ना कह दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन है, जो कॉर्पोरेट, जो बड़ी लोन है, 500,000 2,000 करोड़ की लोन है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये लोन्स अब हम नहीं देंगे, हम सिर्फ जो रिटेल कस्टमर्स हैं उन्हीं को ही लोन देंगे। और इसका इंपैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम लो जो NPA है वो 0.55% हो गया है। इनफैक्ट जो मुश्किल टाइम जो था उसमें आप देखिए NPA 1 से ऊपर भी था, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग यहां पर चैलेंजेस भी आए थे, कोविड का आया था, IL&FS का चैलेंज आया था, GST, डिमोनेटाइजेशन, ये सब चैलेंजेस अलग अलग बिजनेस में आए ही हुए हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अभी NPA देखेंगे तो बहुत ही गिरा हुआ है। अब किसी भी बैंक को हम एनालाइज करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर देखिए, ये बढ़ता रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है, इक्विटी लगाई है, उस पर बैंक कितना कमा के दे पा रही है, जो कि 5.44% था, अभी 13.45% है, जो कि इंक्रीज हुआ है पिछले 6 क्वार्टर्स में, जो कि एक अच्छी बात हम कह सकते हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देख सकते हैं आप, बैंक ने 2,437 करोड़ का प्रॉफिट किया है FY23 में, जो कि 145 करोड़ का प्रॉफिट था। नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि बैंक है, लोन्स से उनको इंटरेस्ट इनकम आ रही है कि नहीं, 30% का उनका इंटरेस्ट में भी यहां पर जो इनकम है वो बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर आप बैंक के फंडामेंटल्स देखें तो बैंक के फंडामेंटल्स तो मजबूत जा ही रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है देखना आने वाले टाइम में कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट ग्रोथ, फिर जो क्रेडिट या जो लोन ग्रोथ है वहां पर ग्रोथ स्ट्रांग होता रहे, और जो NPAs जो है अभी तक तो कंट्रोल में उन्होंने कर दिए हैं, और भी यहां पर कंट्रोल करके रख सके, और एक स्टेबल जो है बिजनेस यहां पर जैसे अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहे, कोई एक अचानक से शॉक जैसा ना आ जाए, जैसे यस बैंक के केस में हमको पिछले कुछ सालों में देखने को मिला था, या फिर कुछ दूसरी जो NBFCs के केस में हमको देखने को मिला था। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। मिस्टर वैद्यनाथन अभी CEO और MD है, अभी तक उन्होंने जितना भी कहा है, जैसे जैसे उन्होंने बातें कही है, वैसे वैसे टर्न अराउंड हमको देखने को मिला है IDFC फर्स्ट बैंक में। अब इंपॉर्टेंट है देखना कि जो ग्रोथ में वो आए हैं वहां पर वो रह सके लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बूट कैंप में मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा। धन्यवाद आपके इस समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।